अब धीरे धीरे थोड़ा सा प्रैक्टिकल की तरफ चलते हैं। अभी हमने बस पढ़ा मीनिंग एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट। अब काम की बात शुरू होगी धीरे धीरे, वो भी आराम आराम से। कैटेगरीज हो गई 3, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग। सर ये तो बहुत बार सुन लिया हमने, आज के दिन में 5-6 बार सुन लिया कि 3 कैटेगरीज होंगी, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग। लेकिन अभी तक हमें ये नहीं पता कि ऑपरेटिंग एक्टिविटीज किसको बोलेंगे, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज किसको बोलेंगे, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज किसको बोलेंगे। तो चलो बेटा पहले वही चीज क्लियर कर लेते हैं, तो ध्यान से देखना। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, पहले तो ये छोटी सी दीवार बना देते हैं। अच्छी सी दीवार बनाए, तो चलो अच्छी सी दीवार बनाते हैं, बड़े अच्छी दीवार बना। ये मुझे बनाने का नहीं, आई हेट दिस। मैं खुद ही बना लेता हूँ, ध्यान से देख। चलो ध्यान से देखना। पहली ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, एक एक करके पहले मीनिंग अंडरस्टैंड करते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, अभी जनरल आइडिया दे रहा हूं, आगे हम फिर से पढ़ेंगे सब कुछ, बट एक आइडिया तो लें। एक्टिविटीज रिलेटिंग टू द मेन बिजनेस, इनको प्यार से प्रिंसिपल रेवेन्यू जनरेटिंग एक्टिविटीज भी बोलते हैं। आपका मेन बिजनेस क्या है, उससे पैसा कितना आ रहा है, उसमें कितना खर्चा हो रहा है। मेरा मेन बिजनेस है कोचिंग का, तो कोचिंग से कितना पैसा आ रहा है, वो क्या इनफ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। उस बिजनेस को चलाने में क्या खर्चा हो रहा है, बिजली का बिल दे रहे हैं, एम्प्लॉयज की सैलरी दे रहे हैं, कुछ भी, रेंट हो सकता है, रेंट दे रहे हैं, कुछ भी, बिजनेस चलाने में क्या खर्चा हो रहा है, वो आउटफ्लोज ऑफ ऑपरेटिंग एक्टिविटीज हो गए। तो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का मतलब समझा गया कि जो बिजनेस आप कर रहे हैं उस बिजनेस से रिलेटेड एक्सपेंसेस, उस बिजनेस से रिलेटेड एक्सपेंसेस। इनफ्लोज और आउटफ्लोज, पैसा आ रहा है तो इनफ्लो, जा रहा है तो आउटफ्लो। जनरल मीनिंग ऑफ ऑपरेटिंग एक्टिविटीज क्लियर। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, एक्टिविटीज relating to, activities relating to fixed assets and investments, फिक्स्ड एसेट्स और इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड ट्रांजैक्शन। फिक्स्ड एसेट्स, मशीन्स, कोई भी फिक्स्ड एसेट, पर जो मतलब फर्नीचर, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, कंप्यूटर्स, कुछ भी फिक्स्ड एसेट खरीदा तो वो आप सर बिजनेस के लिए खरीदा नहीं, वो एक स्पेशल कैटेगरी में दे दिया ना, वो एक इन्वेस्टिंग एक्टिविटी माना जाएगा। अच्छा आपने कहा कि बिजनेस रिलेटेड जो भी खर्चा, एक्सपेंसेस बोले थे मैंने, कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं बोला था। क्या बोला था, बिजनेस रिलेटेड एक्सपेंसेस। कैपिटल एक्सपेंडिचर अगर है, एक्विजिशन ऑफ एसेट हो रहा है, तो वो ऑपरेटिंग एक्टिविटी नहीं माना जाएगा, क्या माना जाएगा, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। बात समझ आई। तो फिक्स्ड एसेट से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस भी और इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड ट्रांजैक्शन भी, कि मैंने बाहर इन्वेस्टमेंट कर रखी है, वो तो है ही इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। मैंने अपने बिजनेस में एसेट्स खरीदे, वो भी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी ही माना जाता है। ऐसा क्यों, अरे आपकी लॉन्ग टर्म ग्रोथ को हेल्प कर रहा है, वो कोई डे टू डे रेवेन्यू एक्सपेंस नहीं है, कैपिटल एक्सपेंडिचर है। कोई डाउट। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज क्या होंगी, क्लियर। फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, एक्टिविटीज relating to various, कुछ समझ पाएगा नहीं हम क्या लिख रहे हो अब, चलो साफ सुथरा लिख देता हूं। एक्टिविटीज रिलेटिंग टू वेरियस सोर्सेज ऑफ फाइनेंस, एक्टिविटीज रिलेटिंग टू वेरियस सोर्सेज ऑफ फाइनेंस। तो इसके एग्जांपल, सोर्सेज ऑफ फाइनेंस, शेयर्स,
डिबेंचर्स, बैंक लोन्स, बोथ शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म। तो जो भी पैसे रेज करने से रिलेटेड ट्रांजैक्शन, पैसा रेज करना बिजनेस चलाने के लिए, आप या तो शेयर्स इशू कर दो या डिबेंचर्स इशू कर दो या बैंक से लोन बोरो कर लो, और भी आएंगे। बैंक ओवरड्राफ्ट इज आल्सो सोर्स ऑफ फाइनेंस। पॉइंट कि पैसा आ रहा है या पैसा जा रहा है, इनसे रिलेटेड सारी की सारी ट्रांजैक्शंस फाइनेंसिंग एक्टिविटी मान ली जाएंगी, चाहे वो उनकी कॉस्ट की हो। मतलब आपने डिबेंचर्स इशू करे, डिबेंचर क्या होता है सर? इट इज अ सोर्स ऑफ लॉन्ग टर्म फाइनेंस, इट इज अ टाइप ऑफ अ लॉन्ग टर्म लोन, इट कैरीज अ फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो जब आपने डिबेंचर्स इशू करे, उस पे लोन की तरह है, तो आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। तो जो आपने उस पे इंटरेस्ट पे करा, वो भी फाइनेंसिंग एक्टिविटी ही माना जाएगा। सर ऐसा क्यों? इनसे रिलेटेड शेयर्स, डिबेंचर्स, लोन्स, इनसे रिलेटेड जो भी फाइनेंस से रिलेटेड ट्रांजैक्शन होंगी, चाहे वो उसकी कॉस्ट हो, वो भी फाइनेंसिंग एक्टिविटी ही मानी जाएगी। तो अगर मैंने लैंड खरीदी, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग या फाइनेंसिंग? लैंड खरीदी मैंने, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। फिक्स्ड एसेट होता है लैंड खरीदना, फिक्स्ड एसेट होता है। मैंने लैंड खरीदी, प्रॉपर्टी खरीदी, ये सब इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज होती हैं। अब वो प्रॉपर्टी मैंने रेंट पे दे दी, वो जमीन मैंने रेंट पे दे दी, तो रेंट रिसीव्ड फ्रॉम लैंड, ध्यान से सुनेंगे, रेंट रिसीव्ड फ्रॉम लैंड, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग या फाइनेंसिंग? फाइनेंसिंग कैसे हो सकता है? फाइनेंसिंग है क्या मैंने किसी से लोन लिया? फाइनेंसिंग तो दूर दूर तक नहीं है। डाउट आता भी तो ऑपरेटिंग में आता या इन्वेस्टिंग में आता, फाइनेंसिंग तो हो ही नहीं सकती। फाइनेंसिंग तो शेयर्स, डिबेंचर्स, लोन्स, डिविडेंड, उनकी कॉस्ट, इंटरेस्ट, कॉस्ट। डाउट आता कि यहाँ तो ऑपरेटिंग या इन्वेस्टिंग। ऑपरेटिंग, क्या मेरा बिजनेस है ये? मैंने तो नहीं बताया। एसेट ने इनकम जनरेट करके दी है, लैंड इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। अब जैसे अगर डिबेंचर्स फाइनेंसिंग है, तो उससे रिलेटेड कॉस्ट भी फाइनेंसिंग है ना। ऐसी अगर एसेट है, लैंड, प्रॉपर्टी, तो उसने अगर आपको कोई इनकम जनरेट करके दी है, रेंट रिसीव्ड फ्रॉम लैंड, रेंट रिसीव्ड फ्रॉम प्रॉपर्टी, वो भी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी ही माना जाएगा। बात समझ आई? मैंने कहीं पे इन्वेस्टमेंट्स कर रखी हैं, मैंने रिलायंस के शेयर्स खरीदे हुए हैं, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग या फाइनेंसिंग? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। अब अगर उस पे मैंने डिविडेंड रिसीव करा, डिविडेंड रिसीव्ड ऑन शेयर्स, डिविडेंड रिसीव्ड ऑन शेयर्स, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग या फाइनेंसिंग? वो भी इन्वेस्टिंग हो जाएगा। तो अगर आपके कोई एसेट्स या इन्वेस्टमेंट्स हैं, उन्होंने अगर कोई इनकम जनरेट, वो मेरा बिजनेस तो नहीं था ना, तो वो मेरी प्रिंसिपल रेवेन्यू जनरेटिंग एक्टिविटी नहीं है। तो जो भी आपकी स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में दो कैटेगरीज होती हैं, एक रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, एक अदर इनकम। तो जो अदर इनकम है ना, वो नॉन ऑपरेटिंग इनकम होती है, मतलब ऑपरेटिंग के अलावा। अब वो आपको देखना है कि कहाँ से इनकम जनरेट हुई है, क्या हुआ है, विदाउट, धीरे धीरे अभी तो मतलब। बट आज की क्लास का पर्पस यही है कि बस हम ये आइडेंटिफाई कर पाए कि ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है या फाइनेंसिंग एक्टिविटी है। काफी सारे क्वेश्चंस करेंगे, बट आज की क्लास जब खत्म होगी तो इतना आपको समझ आ चुका होगा काफी हद तक कि ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी है, इन्वेस्टिंग है, फाइनेंसिंग है, एंड इनफ्लो हो रहा है या आउटफ्लो हो रहा है। इस टाइप पे क्वेश्चन 100% आएंगे, बोर्ड्स में भी और एग्जाम्स में भी। आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग एक चीज होती है, आइडेंटिफाई वेदर दिस विल लीड टू इनफ्लो, आउटफ्लो और नो फ्लो। ओके, जनरल मीनिंग क्लियर है ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग? आगे बढ़ सकता हूं? तो कुछ और एग्जांपल्स ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के, विच विल लीड टू इनफ्लो, विच विल लीड टू इनफ्लो। अब ध्यान से देखना, पहले हम नॉन फाइनेंस कंपनी समझ लेते हैं।
कंपनीज जनरली दो टाइप की होती हैं, एक फाइनेंस कंपनीज और एक नॉन फाइनेंस कंपनीज। फाइनेंस कंपनीज बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को बोलते हैं। फाइनेंस कंपनीज किसको बोलते हैं? बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। बाकी सब नॉन फाइनेंस कंपनीज, बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। फाइनेंस कंपनीज क्या है? बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। नॉन फाइनेंस कंपनीज, बाकी सब जो फाइनेंस कंपनीज नहीं है वो सब नॉन फाइनेंस है। और जब भी आप कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, अगर उन्होंने नेचर ऑफ कंपनी नहीं बताया तो आप किसके हिसाब से आंसर देंगे? नॉन फाइनेंस कंपनीज। जब तक स्पेसिफिकली मेंशन नहीं है कि फाइनेंस, क्योंकि उनका ना चेंज हो जाता है सिनेरियो। उनका तो काम ही लोगों से पैसा लेना और लोगों को पैसा देना है, तो फिर कैटेगराइज करना। लोन लिया मैंने बैंक से, ऑपरेटिंग इन्वेस्टिंग फाइनेंसिंग, वेरी गुड, मेरे लिए फाइनेंसिंग। बैंक ने लोन दिया, ऑपरेटिंग इन्वेस्टिंग फाइनेंसिंग, इनका तो काम है। इंटरेस्ट पेड ऑन लोन, इंटरेस्ट पेड ऑन लोन बाय द बिजनेस, ऑपरेटिंग इन्वेस्टिंग फाइनेंसिंग। ठीक, वही तुक्का सही नहीं लगा। फाइनेंसिंग, मैंने लोन लिया, फाइनेंसिंग, उसकी कॉस्ट इंटरेस्ट पे करा, वो भी फाइनेंसिंग। नहीं नहीं, तो एक्सपेंस उस पर्टिकुलर चीज पे है ना। अभी मैंने बताया कि ट्रांजैक्शंस रिलेटिंग टू शेयर्स, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स और मतलब अपने बैंक लोन्स और उनसे रिलेटेड कॉस्ट भी फाइनेंसिंग ही रहेगी। एसेट से रिलेटेड इनकम भी तो इन्वेस्टिंग रह रही है, बाकी सब ऑपरेटिंग। तो बैंक्स का हमने इंटरेस्ट पे किया नॉर्मल बिजनेस ने, तो वो फाइनेंसिंग। आपने बैंक में पैसे डिपॉजिट करे हैं, बैंक ने आपको उस पर इंटरेस्ट पे करा, तो बैंक के लिए वो ऑपरेटिंग इन्वेस्टिंग या फाइनेंसिंग? बैंक के लिए इंटरेस्ट पेड ऑपरेटिंग हो गया। तो इंटरेस्ट पेड नहीं बताएगा कि वो ऑपरेटिंग है या फाइनेंसिंग है या इन्वेस्टिंग है, वो नेचर ऑफ कंपनी पे डिपेंड करेगा। लेकिन मैं कह रहा हूं कि जब नेचर ऑफ कंपनी स्पेसिफाइड नहीं है तो आप अज्यूम करेंगे कि क्या है? नॉन फाइनेंस कंपनी। तो पहले नॉन फाइनेंस कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से सुनते हैं, फिर फाइनेंस कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से सुनेंगे। तो नॉन फाइनेंस कंपनी के लिए ऑपरेटिंग एक्टिविटीज क्या होती हैं? हम क्या स्टडी कर रहे हैं? इनफ्लोज और आउटफ्लोज। पैसे आए, कैश सेल्स, आपने सामान बेचा, पैसे आए, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का इनफ्लो। कैश रिसीव फ्रॉम डेटर्स, ट्रेड रिसीवेबल्स। बट सर कोई नई इनकम थोड़ी ना जनरेट हुई है, सामान तो ऑलरेडी बेच चुका था, मैंने सामान बेचा। क्रेडिट सेल्स, क्रेडिट सेल्स, ऑपरेटिंग इन्वेस्टिंग फाइनेंसिंग। कैश फ्लो स्टेटमेंट का पार्ट ही नहीं होती क्रेडिट सेल्स। कैश फ्लो स्टेटमेंट का पार्ट सिर्फ वही होती है विच विल लीड टू अ फ्लो ऑफ कैश। क्रेडिट सेल्स में तो पैसे ही नहीं आए, पैसे आए, वो कैश फ्लो स्टेटमेंट का पार्ट ही नहीं है। बट सर है तो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज ना। यहाँ किसके पॉइंट ऑफ व्यू से आइडेंटिफिकेशन हो रही है या क्लासिफिकेशन हो रही है? कैश फ्लो स्टेटमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से। कैश फ्लो ही नहीं हुआ क्रेडिट ट्रांजैक्शंस में, तो क्रेडिट पे जब सामान बेचा तो वो कैश फ्लो स्टेटमेंट का पार्ट नहीं है। लेकिन जब पैसे आए डेटर्स से, तो कैश रिसीव फ्रॉम डेटर्स, तब वो कैश फ्लो स्टेटमेंट का पार्ट बन जाता है। बात समझ आई? तो कैश फ्लो स्टेटमेंट ये नहीं बता रहा कि इनकम कितनी जनरेट हुई, वो ये बता रहा है कि इनफ्लोज कितने हुए और आउटफ्लोज कितने हुए। समझ आ रही है बात? ये इनकम नहीं बता रहा आपकी, इनकम तो बता चुका है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। बी केयरफुल। तो क्रेडिट ट्रांजैक्शंस, कैश फ्लो,
जो ट्रांजैक्शंस कैश फ्लो नहीं कर रही क्रिएट, वो कैश फ्लो स्टेटमेंट का पार्ट नहीं होंगे। तो रॉयल्टी इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, रॉयल्टी, फी, कमीशन रिसीव्ड, ये सब क्या है? ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। इनकम टैक्स रिफंड, इनकम टैक्स रिफंड एक रेजिडुअल ट्रांजैक्शन होती है, मतलब जो ट्रांजैक्शन, ध्यान देंगे इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो ट्रांजैक्शन इन्वेस्टिंग या फाइनेंसिंग नहीं है, जो ट्रांजैक्शन इन्वेस्टिंग या फाइनेंसिंग नहीं है, उसको ऑपरेटिंग एक्टिविटी मान लिया जाता है व्हाइल प्रिपेयरिंग द कैश फ्लो स्टेटमेंट। कह रहे हैं इन तीनों में ही दिखाना है हमें, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग या फाइनेंसिंग। अब आपने जो इनकम टैक्स पे किया, आपने इनकम पे टैक्स पे किया, टेक्निकली तो इट इज अ पर्सनल एक्सपेंस, इट इज नॉट अ बिजनेस एक्सपेंस, बट फॉर द पर्पस ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट, फॉर द पर्पस ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट इट विल बी कंसिडर्ड एज एन ऑपरेटिंग एक्टिविटी। तो जब आप इनकम टैक्स पे कर रहे हैं तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी का आउटफ्लो माना जाएगा, जब इनकम टैक्स रिफंड आया है तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी का इनफ्लो माना जाएगा। कोई डाउट? तो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के आउटफ्लो, कैश परचेजेस, कैश परचेजेस पैसे गए, क्रेडिट परचेजेस कहाँ आएगा? इनफ्लो या कौन सी एक्टिविटी में आएगा? नहीं आएगा, क्रेडिट ट्रांजैक्शन नहीं आती, जो चाहे वो खरीद रहे हैं सामान या बेच रहे हैं। पेमेंट मेड टू ट्रेड पेबल्स, आउटफ्लो। पेमेंट ऑफ ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, आउटफ्लो। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, अब कुछ भी आपने बिजनेस चलाने में, आपने बिजनेस के लिए स्टेशनरी खरीदी, या बिजली का बिल पे करा, या टेलीफोन का बिल पे करा, ये सब क्या है? ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। आपने अपने एम्प्लॉइज को सैलरीज दी, वेजेस दी, ये क्या है? ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के आउटफ्लोस। कोई भी डाउट? इंपॉर्टेंट, इनकम टैक्स पेड ऑपरेटिंग माना जाएगा अनलेस आइडेंटिफाइड विद इन्वेस्टिंग या फाइनेंसिंग। सर हाउ कैन इट बी आइडेंटिफाइड विद इन्वेस्टिंग या फाइनेंसिंग? अभी हम पढ़ेंगे स्पेशल टाइप्स ऑफ टैक्सेस होते हैं। कैपिटल गेन्स टैक्स, वो फिक्स्ड एसेट्स पे होता है। डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स, वो डिविडेंड पे होता है। तो बट फिर वो इनकम टैक्स ही नहीं है ना, इनकम टैक्स होता है। इनकम टैक्स और कॉर्पोरेट टैक्स एक ही बात है। कैपिटल गेन टैक्स नाम ही अलग हो गया ना, तो आगे जाके सीखेंगे कि वो होता है गेन ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी बेची उस पर जो टैक्स हुआ, शेयर्स पे अगर कोई इनकम जनरेट हुई उस पर टैक्स हुआ, तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज से वो कैपिटल गेन्स टैक्स है। ऐसे डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स कंपनीज को पे, अलग नाम है वो। इनकम टैक्स अगर लिखा है ना, ऑपरेटिंग एक्टिविटी माना जाएगा। कोई डाउट? तो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के इनफ्लोज और आउटफ्लोज समझ आए फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ नॉन फाइनेंस कंपनीज। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज के इनफ्लोज एंड आउटफ्लोज अगेन फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ नॉन फाइनेंस कंपनीज। प्रोसीड्स फ्रॉम सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, प्रोसीड्स फ्रॉम सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट्स अदर देन मार्केटेबल सिक्योरिटीज। कह रहे मार्केटेबल सिक्योरिटीज के अलावा जो आपने इन्वेस्टमेंट्स बेची, उससे जो पैसा आया वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में आएगा। सर ऐसा क्यों? मार्केटेबल सिक्योरिटीज क्यों नहीं आएगा? वो सेपरेटली कैश इक्विवेलेंट्स में शो किया जाता है। वो कैश इक्विवेलेंट देखो, एक होती है ऑपरेटिंग एक्टिविटी, एक होती है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, एक होती है फाइनेंसिंग एक्टिविटी, और एक होते हैं कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। तो जो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स में आ रहे हैं वो कोई एक्टिविटी में नहीं आते, बी केयरफुल। तो मार्केटेबल सिक्योरिटीज किसका पार्ट है? कैश इक्विवेलेंट्स का। तो वो किस कैटेगरी में जाएंगे? कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स में। अदर देन मार्केटेबल सिक्योरिटीज, जो भी आपने इन्वेस्टमेंट्स बेची, पैसा आया, इनफ्लो। खरीदी तो पैसा गया, तो परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स आउटफ्लो, परचेज ऑफ सिक्योरिटीज अदर देन मार्केटेबल, क्योंकि वो कैश इक्विवेलेंट है। इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट्स इनकम है, बट कौन सी? इन्वेस्टमेंट इनकम। डिविडेंड रिसीव्ड, आपने किसी कंपनी के शेयर्स खरीदे हुए थे तो आपको डिविडेंड मिला, आपके लिए इन्वेस्टिंग इनकम है। रेंट रिसीव्ड फ्रॉम प्रॉपर्टी हेल्ड एज इन्वेस्टमेंट, तो जो आपने अगर प्रॉपर्टी आपने आगे रेंट पे दे रखी है उससे इनकम आई तो वो इन्वेस्टमेंट इनकम है। कोई डाउट? आउटफ्लोज, इनकम टैक्स पेड, इनकम टैक्स पेड, इसको मैं क्या बता रहा हूँ कि क्या बोलेंगे ये? कैपिटल गेन्स टैक्स। तो जो इनकम टैक्स पेड रिलेटिंग टू इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज होता है, उस टैक्स का नाम क्या होता है? कैपिटल गेन्स टैक्स। कैपिटल गेन का मतलब क्या होता है? गेन ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स और इन्वेस्टमेंट्स।
तो फिक्स्ड एसेट्स और इन्वेस्टमेंट्स को बेच के अगर आपका कोई इनकम जनरेट हो रही है तो वो होता है कैपिटल गेन। क्या होता है वो? कैपिटल गेन। उस पे जो गेन पे आपको टैक्स पे करना पड़े उसको बोलते हैं कैपिटल गेन टैक्स। और कैपिटल गेन टैक्स कहाँ आता है? इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। इंपॉर्टेंट है। ब्रोकरेज, any brokerage or commission paid for purchasing investments is added to the cost of the investments, capital expenditure का rule. So that is also considered as an investing activity. कोई डाउट? एक छोटा सा पॉइंट आगे जाके यूज होगा। बैंक में हम पैसे डिपॉजिट करते हैं, हम बैंक में पैसे डिपॉजिट करते हैं, बैंक हमें उस पर इंटरेस्ट भी देता है। कहाँ से? कहाँ से देता होगा वो इंटरेस्ट? तो जब हमने बैंक में पैसे डिपॉजिट करे, बैंक उसका क्या करता होगा? वो आगे लोन्स देता है, आगे इन्वेस्टमेंट्स करता है। तो इन्वेस्टमेंट्स करना बैंक का काम है, उनके ऑपरेटिंग एक्टिविटीज होती है। तो इसीलिए फाइनेंसिंग कंपनीज को अलग से टच करेंगे, उनका नेचर अलग होता है ट्रांजैक्शंस का। अभी नॉन फाइनेंस कंपनीज के पॉइंट ऑफ व्यू से पहले जनरल मीनिंग समझ लेंगे, फिर फाइनेंस कंपनीज को टच करेंगे। ओके, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, और लास्टली फाइनेंसिंग। क्या बताया था? फाइनेंसिंग रिलेटिंग टू वेरियस सोर्सेज ऑफ फाइनेंस, बोथ लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म। तो पैसा आएगा कहां से? आपने शेयर्स इशू करे, कंपनी ने शेयर्स इशू करे तो प्रोसीड्स, कंपनी के पास पैसे आए। इशू ऑफ डिबेंचर्स, कंपनी के पास पैसे आए। बोरोइंग्स, लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म, बैंक ओवरड्राफ्ट शॉर्ट टर्म बोरोइंग, कैश क्रेडिट शॉर्ट टर्म बोरोइंग। तो लॉन्ग टर्म बोरोइंग हो या शॉर्ट टर्म बोरोइंग हो, आप बोरो कर रहे हो तो पैसे आ रहे हैं। आपने शेयर्स बायबैक करे, कंपनी जब शेयर्स बायबैक होते हैं, डिबेंचर्स रिडीम होते हैं, रिडेम्पशन वर्ड यूज करा जाता है। एक स्पेशल क्लास है प्रेफरेंस शेयर्स के लिए और डिबेंचर्स के लिए। रिडेम्पशन मतलब रीपेमेंट। शेयर्स, नॉर्मल इक्विटी शेयर्स आर इररिडीमेबल ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ द कंपनी। सुना है कहीं बिजनेस स्टडीज में ऐसा? याद नहीं सर। इररिडीमेबल का मतलब होता है कंपनी को पैसे वापस नहीं करने होते इक्विटी शेयर्स के। सर ये तो फंस गए फिर जिन्होंने खरीदे हैं। नहीं, आप स्टॉक मार्केट पे जब मर्जी बेच सकते हैं, बट कंपनी के लिए इररिडीमेबल होते हैं ड्यूरिंग द लाइफ। वो सिर्फ लिक्विडेशन, वाइंडिंग अप के टाइम आपको पैसे वापस करने पॉइंट। बट कंपनी जब चाहे अपने शेयर्स बायबैक कर सकती है। कंपनी चाहे तो अपने शेयर्स बायबैक कर सकती है। दे गिव एन ऑप्शन, दे गिव एन ऑप्शन कि हम अपने शेयर्स बायबैक करना चाहते हैं, जो भी देना चाहे दे सकते हैं। तो नॉर्मली मार्केट में जो रेट चल रहा होता है उससे थोड़ा सा ऊपर कंपनी ऑफर करती है बायबैक। तो बायबैक में अब क्या हो रहा है? कंपनी अपने शेयर्स खुद खरीद रही है, पैसा तो बिजनेस से जा रहा है ना, तो इट इज एन आउटफ्लो। बायबैक ऑफ शेयर्स आउटफ्लो है। कोई डाउट? बाकी रिडेम्पशन ऑफ शेयर्स, रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। रिडेम्पशन का मतलब होता है रीपेमेंट। लिख दूं कहीं? रिडेम्पशन का मतलब रीपेमेंट। तो रीपेमेंट ऑफ डिबेंचर्स मतलब पैसे जो आपने बोरो किए थे वो वापस कर दिए। पेमेंट फॉर बायबैक ऑफ शेयर्स, डिविडेंड पे करना। तो ये जो कॉस्ट है रिलेटेड टू फाइनेंसिंग एक्टिविटीज की, आपने शेयर्स इशू करे तो आपको डिविडेंड पे करना पड़ेगा, आपने लोन्स बोरो करे आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा, आपने डिबेंचर्स इशू करे आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो ये जो आप कॉस्ट बेयर कर रहे हो, दैट इज ऑल्सो फाइनेंसिंग एक्टिविटी। कोई डाउट? डिक्रीज इन द ओवरड्राफ्ट, तो मतलब आपने कुछ ओवरड्राफ्ट रीपे कर दिया होगा, आउटफ्लो। डिक्रीज इन कैश क्रेडिट, बैंक ओवरड्राफ्ट का बैलेंस आपका बढ़ रहा है तो मतलब आपने और फाइनेंस लिया बैंक से, कम हो रहा है आपने रीपे करा। कोई भी डाउट? इनकम टैक्स पेड इफ रिलेटिंग टू फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, तो क्या बताया कौन सा है? डिविडेंड। डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स, डीडीटी, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। कोई डाउट? कोई डाउट? ब्रोकरेज, अंडरराइटिंग कमीशन ऑन इशू ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर्स। अगर आपने शेयर्स इशू करने के लिए कोई ब्रोकरेज पे करी, कोई अंडरराइटिंग कमीशन, इसे शेयर इशू एक्सपेंसेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे? शेयर इशू एक्सपेंसेस। अब
फाइनेंस रेज करना, पैसे रेज करने से रिलेटेड कॉस्ट ही तो है, तो इसलिए क्या मानी जाती है, फाइनेंसिंग एक्टिविटी। और क्योंकि आपका खर्चा है, पैसे जा रहे हैं, तो क्या माना जाता है, आउटफ्लो। कोई डाउट? पहले इतना रीड करेंगे, टू मच इंफॉर्मेशन हो गई अभी के लिए।